हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में आगे की बात करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आज इस सेकंड बुक के सारे ही फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू करता हूं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स में हमें सबसे पहले क्या समझना है? हमें सबसे पहले समझना है बच्चों कि आपके पास दो तरह के लेंस हैं। एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है आपके पास कॉनकेव लेंस। ये दो तरह के लेंस आपको समझने हैं। अब और क्या समझना है आपको? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस है। क्यों है कन्वर्जिंग लेंस? अभी बताऊंगा। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए है बच्चों, जब रेज आकर पड़ती हैं तो ये इनको कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, इसलिए ये कन्वर्जिंग लेंस है। अच्छा, दूसरी बात ये लेंस मैग्नीफाइंग लेंस है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। मैग्नीफाइंग लेंस होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है? मोस्टली कैसी इमेज बना रहा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको ये बनाता हुआ नजर आएगा। मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये बनाता है। और क्या करता है? फोकल लेंथ की बात करें तो पॉजिटिव होती है बच्चों। ये बात आपको कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की याद रखनी है। इसके बाद आपका लेंस आता है कॉनकेव लेंस बच्चों। ये क्या करता है? ये चीज़ों को छोटी करके दिखाता है, डिमिनिश करके दिखाता है। डिमिनिश मतलब छोटी करके दिखाता है ना। और भाई ये ऑलवेज कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। याद कर लो, वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा। फोकल लेंथ कैसी होती है? फोकल लेंथ इसकी माइनस की होती है। ये बात भी आप याद कर लो। इस लेंस का नाम डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है इस लेंस का नाम? डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्यों होता है इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस? आओ बताता हूँ। देखो भाई, ऐसा है ये रेज आकर पड़ी हैं, ये इनको ऐसे फैला देता है चारों तरफ को, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस है बच्चों, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आपको याद रखना है एम क्या होता है? मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला एक तो होता है V/U, एक होता है M = H2/H1। आओ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपके पास कोई लेंस है ना भाई, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की लेंस से, ये U है। इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या है? V है ना भाई। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो H1 है, और इमेज की जो हाइट है वो H2 है ना। तो इससे यहाँ से ये फॉर्मूला बनाया, और ये दोनों लेंस के लिए एक ही जैसा फॉर्मूला है। M = H2/H1, और दूसरा फॉर्मूला है M = V/U। अच्छा, M की वैल्यू अगर माइनस की आ जाए तो भाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। याद कर लेना है। M की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ये बात आपको क्या कर लेनी है? याद रख लेनी है। अच्छा भाई, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब अपने पास क्या आता है? सबसे पहले मेकर्स फॉर्मूला बताता हूँ। मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है? दोनों ही लेंस के लिए है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, दोनों के लिए ही ये फॉर्मूला है। नाम है इसका मेकर्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? 1/F = μ-1 1/R1 - 1/R2। ये आपका मेकर्स फॉर्मूला है। रिलेशन ये किस किस के बीच में है? ये रिलेशन किस किस के बीच में है? आप देख रहे होंगे, ये रिलेशन है आपकी फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। यानी कि किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। मेकर्स फॉर्मूले के लिए ये बात याद रख लेनी है। अच्छा, इसमें R1 R2 क्या होते हैं? जैसे ये फर्स्ट फेस मानते हैं तो इसकी रेडियस इधर पड़ेगी, ये R1 है, ये प्लस की ली जाएगी। ऐसे ही ये वाला जो सरफेस है इसकी रेडियस इधर पड़ेगी, लेफ्ट में पड़ेगी, R2 नाम है, और कैसी ली जाएगी? माइनस की। ऐसे ही आप इस लेंस को भी देख सकते हैं। ये फर्स्ट फेस होता है, इसकी रेडियस इधर पड़ेगी ना, सेंटर इधर पड़ेगा ना, तो R1 कैसे लिया जाएगा? माइनस का, क्योंकि लेफ्ट में है। ऐसे ही इस फेस की अगर मैं बात करूं, इसका सेंटर इधर पड़ेगा तो R2 कैसे लिया जाएगा भाई? पॉजिटिव लिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ये बात भी याद रखनी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, है ना। तो आपको ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है ना।
तो ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद अगर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, अब इसके बाद हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे कि अगर 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 लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जा रही हो, रेयर से डेंसर में जा रही हो लाइट, है ना, तो आपका ये कॉन्वेक्स सरफेस हो, ये कैसा सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस है। इस पर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है रेयर मीडियम में, और कहाँ जा रहे हैं? डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। इमेज यहाँ बन रही है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू। ये आपका फॉर्मूला है जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही हो। ये डिस्टेंस आपकी यू का काम करेगी, ये डिस्टेंस आपकी वी का काम करेगी, है ना भाई? ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ का मीडियम म्यू1 है और अंदर का मीडियम म्यू2 है, ठीक है। तो ये रेयर से डेंसर का फॉर्मूला है। अब डेंसर से रेयर का क्या फॉर्मूला होगा? डेंसर से जब आप कहाँ जा रहे होंगे? रेयर में जा रहे होंगे, तो क्या फॉर्मूला होगा? ये आपका सरफेस होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट अंदर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल है, ऐसे लाइट जा रही है ऑब्जेक्ट, और ये इसकी इमेज। यहाँ का मीडियम आपका 2 है और बाहर का आपका 1 है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा इसी के जैसा, बस यहाँ 1 को 2 कर देना, 2 को 1 कर देना, 1 को 2 कर देना, 2 को 1 कर देना। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R इक्वल्स टू म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू2 अपॉन U। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। चलो, अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको आगे लेके चलूँगा। यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब अगर कोई मीडियम हो, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ पहले, है ना, एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर कोई लेंस हो, ठीक है बच्चों, लेंस हो कोई हम अपना, और इसको आपने किसी मीडियम में डाल दिया, लेंस को, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस से ज़्यादा है, यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और लेंस का कम है, तो उस समय पर नेचर जो है लेंस की वो पलट जाएगी। नेचर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप बोलोगे कैसे? मैंने कहा एक बात बताओ, अगर ये कोई मीडियम है जो 1.7 का है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का है, ज़्यादा में डाल दिया ना, तो ये कॉन्वेक्स ना कैसे बिहेव करने लगेगा? कॉनकेव लेंस की तरह। इंपॉर्टेंट बात है ना, उल्टा हो जाता है। सिमिलरली अगर आपका यहाँ लेंस दूसरा होता, लाइक कॉनकेव होता, तब भी यही बात थी कि अगर मीडियम ज़्यादा वाला है तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये कॉनकेव लेंस अगर यहाँ पर होता तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस हो। है ना, समझ गए बात को? कॉनकेव भी कैसा बिहेव करने लगेगा? कॉन्वेक्स की तरह से बिहेव करने लगेगा, है ना, समझ गए बात को? और कॉन्वेक्स कैसे बिहेव कर रहा है? कॉन्वेक्स कॉनकेव बन गया है, उल्टा हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उस समय पे नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेचर ऑफ लेंस सेम रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। नेचर ऑफ लेंस कैसी रहेगी? सेम रहेगी, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अगर फिर से सुन लो, अगर मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो कम है, मान लो 1.2 है और लेंस का 1.5 है, तो नेचर ऑफ द लेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। वो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स रहेगा, और अगर वो कॉनकेव है तो कॉनकेव रहेगा। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम हो, किससे? लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, नेचर ऑफ लेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने ऐसे मीडियम में डाल दिया जैसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस का था, जैसे लेंस है, इसका कुछ अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और आपने इसको किसी और मीडियम में डाल दिया, तो भाई इसका जो क्या होगा, इसका जो क्या बोलते हैं नेचर होगा, अब वो एक प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, अगर ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दिया जैसा कि लेंस का था, मान लो लेंस का 1.5 था और मीडियम का भी 1.5 है, तो ये अब लेंस कहीं नहीं रहा, अब ये सब एक ही हो गया और भाई प्लेन शीट बन गई, और फोकल लेंथ अब इसकी इन्फिनिटी हो जाती है, याद कर लेना, है ना। अब ये एक ही तरह का मीडियम हो गया ना सारा का सारा, तो फोकल लेंथ बन के नहीं आएगी। समझ गए बात को? ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अब और क्या याद रखना है?
पावर का फॉर्मूला याद रखना है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। फोकल लेंथ आपको मीटर में लेनी है, फोकल लेंथ आपको किस में लेनी है बच्चों, मीटर में लेनी है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखनी है। फिर से आपको याद रखना है फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, सॉरी फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ऐसे ही आपकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर लाइट जो है किसी मीडियम में, ये जैसे एक मीडियम है, ये कोई डेंसर मीडियम है बच्चों, और लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, ये इसका इंसिडेंस एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर आपने ये वाला इंसिडेंस एंगल, जो नीचे वाला ये इंसिडेंस एंगल है, अगर बढ़ा दिया, अगर ये आपने ज़्यादा कर दिया तो R भी बढ़ जाएगा, ये एंगल भी बढ़ जाएगा। और अगर आपने अगले स्टेप में I बहुत ज़्यादा कर दिया तो देखो ये खुलता जा रहा है, पहले ये ऐसे खुला, फिर ये और खुल गया, फिर आपने आई और जब बढ़ा दिया तो ये बिल्कुल खुल के ऐसे हो गया, मतलब ये नॉर्मल था, अब ये ऐसे जाने लगी, समझ रहे हो, पहले ऐसे जा रही थी, फिर और ऐसे जाने लगी, अब ये ऐसे जाने लगी। तो ये एंगल रिफ्रैक्शन का कितना आ गया, 90 आ गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया बच्चों भाई, 90 आ गया। तो ऐसी सिचुएशन बन गई जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 आ जाए, उस समय पे जो इंसिडेंस एंगल है उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं बच्चों। अब मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा, अगर ये एंगल मैंने क्रिटिकल से ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये लाइट, अब जो ये थी ना, ये वाली लाइट, ये थी ना, ये वापस से इसमें पलट जाएगी, यानी कि लाइट आई और ऐसी की ऐसी इसी मीडियम में पलट गई। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर कर दिया इंसिडेंस एंगल को, तो लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा और वो पलट जाएगी, ये एंगल बनेगा। समझ गए बात को। तो ये जब लाइट वापस से पलट जाती है तो इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो कंडीशन क्या हो गई कि लाइट को कहाँ से कहाँ जाना है, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। और दूसरा, इंसिडेंस एंगल को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, म्यू इक्वल्स टू 1/sin c। ये फॉर्मूला भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। किसको लेके है, क्रिटिकल एंगल को लेके है। अच्छा, एक जनरल फॉर्मूला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का याद रखना है बच्चों, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, sin I अपॉन sin r, और एक और होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले होंगे किसकी, प्रिज्म की, है ना। तो प्रिज्म को लेके हमें कुछ बातें करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। प्रिज्म को लेके क्या क्या बातें करनी है। ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। और इस प्रिज्म पर लाइट आकर पड़ती है ऐसे, ये लाइट आकर पड़ी, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये लाइट सीधी जानी थी, लेकिन क्या हुआ है, लाइट जो है मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है ना। तो ये एंगल R1 हो जाता है। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ R2 पर लाइट पड़ती है। जानी कैसे थी ये लाइट, ऐसे निकलनी थी, लेकिन ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे निकलनी थी आगे सीधी, लेकिन भाई डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहे हैं तो नॉर्मल से दूर हो गई है, नॉर्मल से दूर हो गई है, ऐसे आई है, ऐसे निकल गई है, नॉर्मल से दूर हो गई है। तो भाई ये आपकी बाहर निकलने वाली रे हो गई है, इमर्जेंट रे। इस लाइन को अगर मैं पीछे बढ़ा दूं तो भाई ये ऐसे ऐसे इमर्ज होती हुई नजर आ रही होगी, ऐसे। तो देखो ये जानी ऐसे थी, है ना, और चली ऐसे गई, है ना। तो ये इतनी डेविएट हो गई, तो इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये बाहर वाला एंगल जो बना इसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। तो रिलेशन क्या याद रखनी है, I + E = A + डेविएशन। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। I + E = A + डेविएशन। I इंसिडेंस एंगल है, E इमर्जेंट एंगल है, A एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन है। एक फॉर्मूला और याद रखना है, A = R1 + R2, इंपॉर्टेंट है। R1 ये रहा, R2 ये रहा, है ना, ये याद रखना है। अब मिनिमम
मिनिमम डेविएशन का क्या केस होता है, ये मिनिमम डेविएशन का क्या केस होता है, मिनिमम डेविएशन क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। देखो भाई ऐसा है ये जो एंगल है इसको आप डेविएशन का एंगल बोलते हैं। ये चेंज होता है इंसिडेंस एंगल के हिसाब से। तो एक इंसिडेंस एंगल ऐसा आता है जिस पर डेविएशन सबसे कम आ जाता है, उसी को मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। उसकी कंडीशन है अगर आई बराबर ई के हो जाए, एक ऐसी कंडीशन बन जाए कि आई बराबर ई के हो जाए, उस समय पर जो डेविएशन आ रहा होगा वो मिनिमम आता है। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है, R1 बराबर R2 के हो जाना चाहिए। R1 बराबर किसके हो जाना चाहिए, R2 के हो जाना चाहिए। तो ये सब किसकी कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है बच्चों। मिनिमम डेविएशन के केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है प्रिज्म का, वो आपको याद रखना है A प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 और नीचे आ जाता है साइन A बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है प्रिज्म के मिनिमम डेविएशन के केस में। प्रिज्म का ये मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के आपको दिखा दिया। समझ गए बात को, ये आपको यहाँ पर समझ लेना है ना। तो मैं आपसे जो बात कर चुका हूँ एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने आपसे शुरुआत जो की थी, कहाँ से की थी, मैंने आपकी शुरुआत जो है यहाँ से की थी, देखो है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई आपका कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, कॉनकेव कैसे होता है। फिर मैंने आपको बता दिया कि एम क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि मेकर्स फॉर्मूला क्या है, ये किसके बीच में रिलेशन है। फिर मैंने एक रिलेशन और बताई कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी एक रिलेशन होती है, वो भी हमें याद रखनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है या फिर डेंसर से रेयर जाती है तो उसके दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए भाई। इसके बाद मैंने बताया कि अगर लेंस किसी ज़्यादा वाले मीडियम में रख दिया जाए तो क्या होगा, सेम मीडियम में रख दिया जाए तो क्या होगा, वो सब बता दिया। पावर का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। फिर मैंने आपको TIR के बारे में बता दिया क्या होता है। और फिर मैंने आपको कंडीशन बता दी कि TIR का फॉर्मूला और कंडीशन क्या बनेगी। जनरल फॉर्मूले बता दिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और आपको प्रिज्म बता दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किस पर, माइक्रोस्कोप पर और टेलीस्कोप पर, है ना। माइक्रोस्कोप पर और टेलीस्कोप पर आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि माइक्रोस्कोप वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो मतलब छोटी चीज़ों को, स्कोप मतलब बड़ा करके दिखा रहा है ना। तो माइक्रो मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा रहा है। एक तो आप इसका डायग्राम याद रखेंगे। माइक्रो मतलब आप पहले वाला लेंस छोटा बनाना और दूसरा लेंस आप थोड़ा सा बड़ा बनाना। सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से दो रेज लेके चलनी है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई। ये भाई ऐसे इसकी इमेज यहाँ पर बन रही होगी, यहाँ पर है ना भाई। ये AB है, इसकी इमेज यहाँ आ गई, A' B' इसकी इमेज आ गई। तो भाई इसके फोकस के अंदर बनी ये कौन सा लेंस कहलाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, ये आई लेंस कहलाता है। अब ये रेज यहाँ से चलती हैं, एक तो ऐसे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। ये लाइन थोड़ी सी वाइड कर देते हैं, इसको पीछे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इसकी क्या बन जाती है, फाइनल इमेज बन जाती है। इसी को हम इसकी फाइनल इमेज बोलते हैं। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों, दो फॉर्मूले हैं। एक तो है MO इंटू ME, ये मैग्निफिकेशन है, टोटल मैग्निफिकेशन है M, जिसको हमेशा माइनस का लेना होता है, याद रखना। MO ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो यहाँ पर इमेज बना के दी, इसका मैग्निफिकेशन है MO। आई लेंस आप यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ये आई लेंस है, इसका जो मैग्निफिकेशन है वो ME, और ME की वैल्यू आपको याद रख लेनी है, ये 1 + D/FE होती है। क्योंकि जो फाइनल इमेज बनी है ना बच्चों, वो D पर बनी है। D होता है 25 सेंटीमीटर, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें कोई साइन नहीं लेना होता, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना होता है। अच्छा, टोटल मैग्निफिकेशन अगर सोल्व करके बनाया जाए तो FO/FE 1 + D/FE, ऐसा आपका कुछ फॉर्मूला बन जाता है। ये आपको याद रखना है ना, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आता है क्या, यहाँ पर आता है V0/U0, ऐसे आता है ना। U0 क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। V0 क्या है, जो ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाई उसकी डिस्टेंस है। समझ गए बात को, ये आपका माइक्रोस्कोप होता है। अच्छा, इसके बाद आपका टेलीस्कोप आता है, जो दूर की चीज़ों को देखने के लिए काम आता है। अब जैसे कि आप समझ रहे होंगे, टेलीस्कोप यहाँ पर क्या होता है, आपको दूर की चीज़ देखनी है तो आपको आगे वाला लेंस बड़ा रखना है। याद करने का तरीका, माइक्रो में आपने आगे का लेंस छोटा रखा, माइक्रो मतलब छोटा। अब टेलीस्कोप में इसका उल्टा कर देना है,
ये ऐसे करो, आगे वाला लेंस ऑब्जेक्ट को फेस करने वाला आपको छोटा रखना है, वो बड़ा रखना है सॉरी, और ये वाला भाई पीछे वाला छोटा लेंस रखना है। यहाँ से रेज आ रही होंगी ऐसे, कैसे रेज आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं क्योंकि स्टार से आ रही हैं। अब ये यहाँ तक जाएंगी और ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी, ऐसे यहाँ इस पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएंगी। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फोकस हो जाएगी, एफ ओ हो जाएगी, है ना भाई। ये एफ ई है, इसके अंदर बच्चों इसकी इमेज बन रही होगी। ये ऐसे जाएगी रे, और एक रे आपकी ऐसे जाएगी, ये थोड़ी सी वाइड हो जाएगी इधर, और पीछे आप यहाँ पर इसको मिला देंगे कहीं पर, जहाँ ये मिल जाएगा वहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। ये इसका जो है तरीका है लिखने का टेलीस्कोप को। अब एम का फॉर्मूला इसका क्या होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। एफ ओ पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ है, एफ ई दूसरे वाले की आई लेंस है ना, ये आई लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है ना। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करूं बच्चों तो फॉर्मूला एम का एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाता है। ये भी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो फाइनल इमेज है ना, वो अभी कहाँ बन रही है फाइनल इमेज, ये वाली डी डिस्टेंस पे बन रही है फाइनल इमेज। अगर ये आपने क्या करा, ये पैरेलल निकल जाती, ऐसे पैरेलल निकल जाती है ऐसे, है ना, ये रेज ऐसे निकल जाती पैरेलल, तो भाई इमेज इन्फिनिटी पे बनती, उसे नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। उस केस में आपकी ये, अगर फाइनल इमेज डी पर बन रही है तो ये नॉर्मल केस है, उसके लिए एम का फॉर्मूला ये है। अगर फाइनल इमेज आपकी कहीं इन्फिनिटी पर बन रही है तो आपके पास नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस कहलाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, इतना होने के बाद अब मैं बात करूंगा आपसे आगे के टॉपिक्स की। ठीक है, चलो देखो, अब मैं आपको लेके चलता हूँ वेव ऑप्टिक्स पर, है ना भाई। अब मैं बात कर रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स की। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या जानना है, वेव फ्रंट क्या होता है, इसके बारे में जान लेना है। वेव फ्रंट देखो, कोई सोर्स है बल्ब का, इसके चारों तरफ ऐसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट हैं उन पर जो वाइब्रेशन पहुंची है इस सोर्स की वजह से, वो कैसी पहुंची है, सब पॉइंट्स पर, सब पर एक जैसी वाइब्रेशन पहुंची है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। यानी कि जो ये ज्योमेट्री है जहाँ पर वाइब्रेशन सारी एक ही जैसी पहुंची है, तो वो ज्योमेट्री आपकी क्या कहलाती है, वेव फ्रंट कहलाती है। तो लोकस किसका, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, सब पॉइंट्स का लोकस, है ना, सच पॉइंट्स दैट आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, सब पर वाइब्रेशन कैसा पहुंचा है, सेम फेज में पहुंचा है। ऐसी ज्योमेट्री को मैंने वेव फ्रंट बोला है। किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, सोर्स की वजह से। तो सोर्स से वाइब्रेशन सब पर एक जैसा पहुंचा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं, बात है अपनी किसको लेके, हाइगेन्स प्रिंसिपल को लेके। हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है उसको लेकर बात है। हाइगेन्स प्रिंसिपल, तो देखो जैसे अपने पास बच्चों ये आपका सोर्स है, ये आपकी वेव फ्रंट है, पूरी नहीं बनाई, आगे की तरफ बनाई। हर एक पॉइंट, हाइगेन प्रिंसिपल कह रहा है हर एक पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि अपने आप में एक न्यू सोर्स हो डिस्टरबेंस का। यानी कि ये भी अपने चारों तरफ ऐसे 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 डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा होगा, जैसे इसने किया ना, ऐसे ही ये भी अपने आप में नया सोर्स बन गए हैं डिस्टरबेंस के। तो एवरी पॉइंट ऑन द wave front, every point on the wave front, every point on wave front, है ना, act as a कैसे, wave front act as a न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। क्या बन गया है, न्यू सोर्स बन गया है, किसका, डिस्टरबेंस का, है ना। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना भाई। सेकेंडरी वेवलेट्स बन गई हैं, है ना, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना। तो अब यहाँ पर इसी तरीके से बात है, ये ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स बन गई हैं, ऐसे बन गई हैं। अब दूसरा नियम ये है कि जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स बनी हैं, जो ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है इन सोर्स की वजह से चारों तरफ, इस डिस्टरबेंस को सेकेंडरी वेवलेट कह रहे हैं। अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें आगे की डायरेक्शन में, तो वो आपको नई वेव फ्रंट की पोजीशन दे रहा होगा। तो टेंजेंट टू दीज सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, गिव्स
क्या दे रहा होगा, गिव्स पोजीशन ऑफ न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट, नए आने वाली वेव फ्रंट की पोजीशन को ये बता रहा होगा। ये आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल होता है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे होंगे अब हम बात कर रहे होंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। कौन से बेस पे, हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेस पे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर डायग्राम बनाने सिखा रहा हूँ बच्चों, है ना, कंसेप्ट बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ अभी मैं, है ना। तो भाई देखो क्या कर रहे हैं, अपने पास अगर रिफ्रैक्शन की बात करूं तो ये आपके पास एक मीडियम है, यहाँ आपका बल्ब है, यहाँ से वेव फ्रंट्स आ रही हैं, तो वेव फ्रंट यहाँ तक आते आते ऐसी हो गई है ना। तो इस पर ये रेज होती हैं, ये क्या है, ये वेव फ्रंट है, और हर पॉइंट वेव फ्रंट पे ऐसे बिहेव करता है जैसे कि अपने आप में एक न्यू सोर्स हो। ये क्या कहलाती हैं, ये जो ऐसे आके पड़ी हैं ये कहलाती हैं रेज। ये क्या है, ये रेज हैं बच्चों, है ना, रेज आके पड़ती हैं। तो हमें आर्क लगाना होता है, मैंने बताया था ना, यहाँ से ये ऐसे सर्कल्स बन जाते हैं, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है ना। तो यहाँ से आर्क लगता है, ये पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि एक नया सोर्स हो, तो ये यहाँ पर इसका आर्क लगाया। कितने का आर्क लग गया, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, है ना भाई, ऐसे आर्क लग गया, है ना। ये पूरा सर्कल ना बना के, ये देखो, ये यहाँ से क्या हो रहा था, हर एक पॉइंट पर अपने आप में एक नया सोर्स है, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ऐसे गोल गोल। तो मैंने एक हल्का सा आर्क लगा दिया, पूरा ना लगा के, तो यहाँ मैंने क्या लगा रखा है, आर्क लगा दिया है। ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है, इसका आर्क आपका यहाँ लग गया, है ना। क्यों, यहाँ पर स्पीड जो थी ज़्यादा थी, हवा में था ये वाला पॉइंट, है ना। लेकिन ये वाला पॉइंट कहाँ है, ये वाला तो मीडियम में उतर गया, तो यहाँ जो आर्क लग रहा होगा वो कितने का होगा, v इंटू टी का, क्योंकि लाइट की स्पीड मीडियम में चेंज हो गई है। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, है ना, ये पूरा ऐसे था, ये एक आई और एक ही आई, तो इस पर अगर मैं आगे की दिशा में टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये आपको क्या दे रहा होगा, ये आपको नई वेव फ्रंट की पोजीशन दे रहा होगा, है ना। तो ये रेज आपकी इससे ऐसे परपेंडिकुलर निकलती हैं, ये रेज निकल जाएंगी, ऐसे इसका डायग्राम बनता है ना। तो ये वाली जो थी, ये क्या थी, ये आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट थी, और ये क्या गई आपकी, ये आपकी कौन सी वेव फ्रंट आ गई है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ गई है। अब हम इसको ही रिफ्लेक्शन के टर्म्स में देख लें। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूं बच्चों, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर मिरर है। अब मिरर पर आपने क्या करा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे वेव फ्रंट आ रही है, तो ये वेव फ्रंट ऐसे आके पड़ी है। तो इस वेव फ्रंट पर अगर आप ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दें, मैंने बताया ये किसका काम करेगा, ये रेज होती हैं। ये वेव फ्रंट का एंगल आई हो गया है, इंसिडेंट। अच्छा, हर एक पॉइंट इस वेव फ्रंट पर ऐसे बिहेव करेगा जैसा कि एक न्यू सोर्स हो। तो भाई यहाँ से यहाँ पहुँच गए आप, है ना, तो कितने का आर्क लगा है, v इंटू टी का आर्क लगाया है ना। ये वेव फ्रंट आप बताया था ना, ऐसे आप ऐसे इसको पॉइंट मान के ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ आर्क लगा है ना भाई। इसका आर्क कहाँ लगा है, इसका आर्क यहाँ जाके लगा, ये है पॉइंट, तो इसका आर्क ऐसे लगता ना गोल गोल ऐसे करके, है ना। तो मैंने यहाँ लगा दिया, एक आर्क यहाँ लगा है, इस वाले का यहाँ लगा है ना। तो ये आर्क यहाँ लग गया ऐसे, तो इस पर आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और ये रेज हो गई है ना। ये आपने क्या ड्रॉ कर दी है, रेज ड्रॉ कर दी है। तो ये एंगल, ये जो आई, ये वाली ये वेव फ्रंट आई, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इसका एंगल आर हो जाता है ना। अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इतनी ही बात को आप समझ के चलो तो फायदा मिलेगा, है ना भाई। तो ये आपको याद रखना है, ये इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसके बाद बात आती है किसकी, इंटरफेरेंस की। तो ये इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चों, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइट का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। किसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो रहा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसका, ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है भाई। ऐसे आपको याद कर लेना है, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, उनका क्या हो रहा है, लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। और इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, YDSE बोलते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सोर्स 1, सोर्स 2,
यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कैपिटल डी, इन दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी। यहाँ से दो वेव चलेंगी सामने और लाइट कंबाइन होगी, ये दोनों कंबाइन होंगी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहीं ये दोनों वेव्स क्या हो रही होंगी, कहीं तो दोनों वेव्स जुड़ रही होंगी और कहीं पर ये दोनों वेव कैंसिल हो रही होंगी। यानी कि जैसे यहाँ से एक वेव चलती है, एक यहाँ से वेव चलती है, कंबाइन होके सामने स्क्रीन पर कहीं पर रोशनी बनाएंगी, कहीं अंधेरा। तो जहाँ रोशनी बनाएंगी उसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, और जहाँ अंधेरा बनेगा उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। कहीं जुड़ जाएंगी ये वेव सामने, कहीं कैंसिल हो जाएंगी। जहाँ जुड़ जाएंगी कंस्ट्रक्टिव, जहाँ कैंसिल हो जाएंगी वहाँ डिस्ट्रक्टिव। अब ये इस एक्सपेरिमेंट को हमने नाम दिया है YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। अब हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ से सोर्स 1 है, यहाँ से सोर्स 2 है, तो यहाँ सामने जो लाइट की चमक बनेगी उसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब समझना ये है कि यहाँ पर I0 क्या है, यहाँ से एक लाइट चली थी ना, उसकी इंटेंसिटी है I0, उसकी चमक है I0, और दूसरे वाली लाइट जो यहाँ से चली वो भी I0 है, और दोनों से जो मिलके सामने वेव बनी है वो I है, वो अपनी क्या है, I है। तो ये कंबाइन इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये आपको कंबाइन इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिख रहा है। और क्या याद रखना है, सामने जो पैटर्न बनता है ये यहाँ पर ऐसे डार्क, ये ब्राइट डार्क, इस तरह से पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो फ्रिंज, इन्हें फ्रिंज बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं बच्चों, फ्रिंज। तो एक ब्राइट फ्रिंज है, एक डार्क फ्रिंज है, दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम है, d(λ/d). ये बात भी आपको याद रखनी है। d यहाँ क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप, स्मॉल d क्या है, दोनों स्लिट्स के बीच का गैप, है ना। तो ये जो फ्रिंज विड्थ है, ये जो फ्रिंज विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई, ये है बीटा, ये है अपनी बीटा। ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है, याद रखना है। और क्या याद रखना है, और अगले पेज पर आपको मैं बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ सोर्स 1 है, यहाँ सोर्स 2 है। अभी मैंने यहाँ दोनों इंटेंसिटी S1 और S2 से I0 ली थी, लेकिन क्या पता पहले वाले की I1 हो, क्या पता दूसरे वाले की I2 हो। तो जो सामने बनेगा अगर कंस्ट्रक्टिव बनेगा, जुड़ के बनेगा, तो आपका फॉर्मूला अब ये लग रहा होगा, इसको आपको याद करना है। अच्छा, A1 क्या है, यहाँ की वेव का एम्पलीट्यूड, A2 क्या है, यहाँ की वेव का एम्पलीट्यूड। मतलब जैसे कोई वेव है, वेव का ये क्या है, एम्पलीट्यूड कहलाता है ये, है ना। जैसे कोई ये वाली वेव है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये मतलब होता है। तो दो सोर्स हैं, उनसे जो वेव निकली है उनकी चमक I1 और I2 है, और चमक का सीधा संबंध उसके एम्पलीट्यूड से होता है। तो अब ये लाइट A1 और A2 एम्पलीट्यूड की मिलकर सामने अगर कंस्ट्रक्टिव बना रही हैं, रोशनी बना रही हैं, तो ये फॉर्मूला है। और अगर डिस्ट्रक्टिव बना रही हैं बच्चों, तो फॉर्मूला अपने पास A1 - A2 का होल स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, है ना भाई। तो अगर अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट हो और कंबाइन अगर एक जैसी होती, मतलब ये भी I0 होती है, ये भी I0 होती, तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला था, अभी पीछे बताया था मैंने, अपने पास ये वाला फॉर्मूला था। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, और क्या याद रखना है, एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, Ka²। ये अपनी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जनरली। अच्छा, तो अगर मैं सोर्स 1 की वेव की बात करूं तो I = Ka1² होगा। सोर्स 2 की वेव की बात करूं तो ये सोर्स 2, तो यहाँ क्या होगा, I2 = Ka2² होगा। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो I1/I2 = A1² A2² हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा क्या। अच्छा, ये जो ये है, ये यहाँ पर बल्ब जल रहा है, यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, बल्ब जल रहा है, ऐसा मान लो अभी फिलहाल के लिए। तो इनकी जो चौड़ाई है, ये इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट, है ना। तो ये किसके बराबर होता है, W1/W2 के। ये फॉर्मूला भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, याद रखना है। अच्छा, किसी वेव को लेके एक बात बता देता हूँ। ये कोई वेव है, वेव की टोटल लंबाई लैम्डा है, वेव का टोटल एंगल 2π है, तो वेव का एक यूनिट में बनने वाला एंगल कितना होगा, वेव की एक यूनिट लंबाई में बनने वाला एंगल कितना होगा, 2π/λ होगा क्या, है ना बच्चों। तो x यूनिट लंबाई में कितना बनेगा, x से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 5 हो जाएगा। तो ये रिलेशन है
एंगल निकालने की, ये रिलेशन है एंगल निकालने की। इसको क्या बोलते हैं? फेज, फेज, फेज। इसको क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो ये एक रिलेशन है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच की, है ना। तो टोटल वेव की लंबाई 2 पाई है, सॉरी 2 पाई उसका एंगल है, वेव लेंथ इसकी लैम्डा है। तो एक यूनिट में बनने वाला एंगल क्या होगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा होगा। एक्स यूनिट में बनने वाला एंगल एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद स्क्रीन पर ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पर ऐसे है। तो यहाँ पर सोर्स 1 है, यहाँ सोर्स 2 है, ये ऐसे है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्क्रीन पर किस जगह पर सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कंस्ट्रक्टिव बनेगा। तो एन डी लैम्डा बाई डी फॉर्मूला है। व्हाट इज कैपिटल डी? स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा है। यहाँ पर ये फॉर्मूला है, N 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है। अब स्क्रीन पर ही किसी पॉइंट पर, ये स्क्रीन है, किसी पॉइंट पर स्क्रीन पर सेंटर से डिस्ट्रक्टिव बन रहा होगा, उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d। ये फॉर्मूला भी आपको डिस्ट्रक्टिव के लिए याद रखना है सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, ठीक है। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो भाई। इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी? अब बात आती है आपकी डिफ्रैक्शन की। क्या होता है डिफ्रैक्शन? क्या होता है डिफ्रैक्शन? जब लाइट मुड़ जाए, है ना। कब मुड़ती है लाइट? तो फिनोमिना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या हो रही है? बैंड हो रही है। फिनोमिना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट, है ना। एट द कॉर्नर्स पे से लाइट का मुड़ना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है, क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। जैसे ये ऐसे होल है यहाँ पे, और यहाँ सामने स्क्रीन है, यहाँ से आपने टॉर्च जलाई है, तो रोशनी इस होल से बस यहाँ जानी चाहिए थी ना। लेकिन अगर रोशनी इस वाले रीजन में भी पहुँच जाए, यहाँ पर भी पहुँच जाए, तो लाइट मुड़ी है, तब ऐसा हो सकता है। तो इस फिनोमिना को ही, जब लाइट मुड़ जाए तो उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट मुड़ती कब है? लाइट हमेशा नहीं मुड़ती। जब ये आपका जो अपर्चर है, ये जो यहाँ ऑब्स्टेकल है बीच में, ये इतना छोटा हो कि ये क्या हो? कंपेरेबल हो किससे? वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड के, है ना। साइज ऑफ अपर्चर, या फिर जो ऑब्स्टेकल आपने बीच में रखा है, साइज ऑफ अपर्चर, यहीं से तो लाइट आ रही है ना इससे, तो इस अपर्चर का जो साइज है जिससे लाइट निकल रही है, उसका जो साइज है शुड बी क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। शुड बी कंपेरेबल किससे? टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है ना। यानी कि अगर आपने यहाँ से जो वेव दी हैं उनकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो इस अपर्चर का साइज भी लैम्डा ही होना चाहिए। और आसान करके बताऊं तो ये वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में है, तो आपका जो अपर्चर का साइज है वो भी नैनोमीटर्स की कंपैरिजन में ही होना चाहिए। तो लाइट आपको बैंड होती हुई नज़र आ रही होगी, अदरवाइज नहीं आएगी नज़र, ठीक है। तो बैंड होती भी तभी नजर आएगी। इसे फिनोमिना को क्या बोलते हैं भाई? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, और क्या याद रखना है? डिफ्रैक्शन में याद कर लो, एक स्लिट होती है। फिर से, इंटरफेरेंस में 2 स्लिट होती हैं, डिफ्रैक्शन में एक स्लिट होती है, एक स्लिट है ना। और सामने यहाँ कहीं कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कहीं डिस्ट्रक्टिव। और बातें क्या सुननी है डिफ्रैक्शन को लेके? डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी, मतलब सामने स्क्रीन पर यहाँ ब्राइट स्पॉट बनता है, ब्राइट स्पॉट बनता है, और इसके बाद चमक लाइट की कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है दोनों तरफ। ये बात आपको याद रखनी है ना। अच्छा, इंटरफेरेंस में 2 स्लिट्स हैं, इसमें एक स्लिट है। सामने जो लाइट की इंटेंसिटी बनी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ये बात आपको डिफ्रैक्शन को लेके याद रखनी है। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी है, पैटर्न वही रहेगा। सामने पहले सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, फिर उसके बाद मिनिमम बनेगा, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव बोल देते थे, फिर आपका कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। वही वाला पैटर्न है, ब्लैक व्हाइट, इस तरह का ही पैटर्न है। सामने सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। ये बात आपको क्या रखनी है भाई? याद रखनी है डिफ्रैक्शन को लेके। अब स्क्रीन से, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कहाँ कंस्ट्रक्टिव बनेगा? यहाँ कंस्ट्रक्टिव नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। यहाँ हम कंस्ट्रक्टिव नहीं बोलते, यहाँ क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मैक्सिमा। कि रोशनी कहाँ बनी है, रोशनी कहाँ बनी है सेंटर ऑफ द स्क्रीन से। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है? अगर मैक्सिमा की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ?
मैक्सिमा की बात करूं तो ये फॉर्मूला है। जो इंटरफेरेंस में था ध्यान से देख लेना, बिल्कुल उसका उल्टा ही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, बस यहाँ प्लस में ले लेना है। ये उल्टा है, ये इंटरफेरेंस में डिस्ट्रक्टिव का था, यहाँ ये कंस्ट्रक्टिव का है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव को यहाँ क्या बोल देते हैं, यहाँ क्या बोल देते हैं इसको, सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा का ये फॉर्मूला है। और वहाँ पर जब इंटरफेरेंस पढ़ते थे कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला एन डी लैम्डा बाई डी होता था, यहाँ ये डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला है। सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव बनेगा, इस पर बनेगा, है ना। इसको क्या बोलूँगा, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा। ये बात आपको क्या रखनी है भाई, डिफ्रैक्शन को लेके याद रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद हम नए चैप्टर पे चलते हैं। नया चैप्टर हमारा अब जो स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है एटम्स। एटम्स को लेके हमें सिर्फ कुछ बातें याद रखनी है। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा है, मैंने इसमें आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बच्चों, है ना, कि इस पूरी फिजिक्स में हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड के मॉडल में एक कंसेप्ट है, वो बता रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक यहाँ पर कंसेप्ट है, जिससे क्या पता लगाया है उसने, साइज ऑफ न्यूक्लियस पता लगाया है बच्चों, साइज ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के कॉन्सेप्ट से पता लगाया है ना। रदरफोर्ड ने क्या बोला है कि रदरफोर्ड ने बोला है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है। न्यूक्लियस साइज कैसा है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है एटम के अंदर, है ना, 10⁻⁻15 मीटर है, और उसके लिए उसने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का तरीका लगाया है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके बाद आपका कौन सा मॉडल आता है, ये इसमें देखो, इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, सिर्फ ये बताया कि क्या होता है इसमें। इसके बाद आपका बोर का मॉडल आता है, बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल। तो बोर ने ना कुछ चीज़ें बताई हैं, वे बता देता हूँ। बोर की जैसे रेडियस का फॉर्मूला है, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं शेल में ऐसे घूम रहे हैं, तो उनकी जो रेडियस है उसका फॉर्मूला याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। ये इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 5.3 10⁻⁻11, है ना, इंटू n² / z। ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है n² h²/4π² m/kz⁴। ये भी रेडियस का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, और क्या याद रखना है, ये रेडियस का फॉर्मूला बता दिया। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, शेल की एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए शेल, है ना। एक तो ये है, एक तो ये फॉर्मूला है। मान लो कोई यहाँ एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसकी ये शेल है, तो शेल की रेडियस अगर n की वैल्यू 1 हो तो यहाँ 1 रख देना, 2 होगी तो 2 रख देना, है ना। तो ये एक तो ये वाला फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आपके पास ये है, -2π² m/k²z⁴/n²h²। इसको ऐसा का ऐसा ही याद कर लेना है ना। इसमें m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, k यहाँ 9 × 10⁹ होता है, z यहाँ एटॉमिक नंबर है, E यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, H यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, N यहाँ शेल का नंबर है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। और क्या याद रखना है आपको इसमें, आपको एक इसमें जो फॉर्मूला याद रखना है, ये बात याद रखनी है कि जो टोटल एनर्जी होती है बच्चों, अगर आपको टोटल एनर्जी दे दी जाए और आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली जाए, तो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको शेल में इलेक्ट्रॉन की निकालनी हो, टोटल एनर्जी दी हुई हो, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो भाई जो टोटल एनर्जी है उसका निगेटिव कर देना, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, अगर कोई एटम हो और एटम के शेल्स हों, शेल में कोई इलेक्ट्रॉन हो, वो नीचे आ रहा हो, तो अपने अंदर से जब वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करता है। कितनी करता है, hν एनर्जी रेडिएट करता है। कितनी एनर्जी रेडिएट करता है, hν एनर्जी रेडिएट करता है भाई, ये आपको याद रखना है। और ये जो एनर्जी अपने अंदर से निकाल रहा है ना hν, तो इसके साथ कोई वेवलेंथ है,
इस वेव की कोई वेवलेंथ है जो इसमें से निकली है, उसके बारे में हमें बताया है। किसने बताया हमें उसके बारे में? क्या बोलते हैं, रिडबर्ग ने। 1/λ इक्वल्स टू कितनी, किस वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, उसके लिए फॉर्मूला है 1.097 10⁻⁷ है ना बच्चों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जहाँ आके गिरेगी और जहाँ से आ रही है वो ऐसे, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास तीन तरह की, देखो बहुत सारी सीरीज है, अभी हम तीन की बात करेंगे। अगर अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन पहली शेल में आकर गिरे, कहीं से भी आ रहा हो पर गिरे आके किस में, पहली वाली में, तो उसको हमने लाइमन सीरीज बोला है। लाइमन सीरीज बोला है। अगर यहाँ पर गिरे, 1 में आकर गिरे, अब गिरेगी कहाँ से, गिरेगी चाहे वो कहीं से भी आके 1/λ, यहाँ पर 1.097 10⁻⁷, यहाँ पर अगर वो गिरी है आके 1 में आके, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो, 2 से आ रही हो, 3 से आ रही हो, तो जो जहाँ गिरेगी, मतलब जहाँ से आ रही हो वो तो यहाँ आ जाएगा। गिरी फाइनल किस में, 1 में, ये पक्की बात है। तो लाइमन सीरीज है। क्या बोलते हैं इसको, किस तरह की वेव है, लाइमन सीरीज है। और यहाँ जब भी 1 में गिरेगी तो हमेशा जो वेव निकलेंगी वो अल्ट्रा वोयलेट वाली निकलेंगी। अल्ट्रा वोयलेट वेव्स यहाँ पर निकल रही होंगी। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है। और क्या याद रखना है, और ये याद रखना है, अगर वो दूसरी में आके गिरे, मतलब कौन सी शेल में आके गिरे, फाइनली वो आकर गिर रही है दूसरी शेल में, मतलब 1/λ 1.097 10⁻⁷, कौन से में आके गिरी, दूसरी में आके गिरी, है ना। आई कहाँ से, कहीं से भी आ सकती है, 3 से आ रही हो, 4 से आ रही हो, 5 से आ रही हो, तो जब भी दूसरी में आके गिरेगी तो विजिबल लाइट निकलती है जिसको हम देख सकते हैं। और भाई इसमें तरह तरह की वेव्स जो निकलेंगी उसको हमने बामर सीरीज बोला है। बामर सीरीज बोला है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ज़्यादा है, और डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अच्छा, लाइमन में अगर सबसे क्या बात करते हैं, इसमें 1 में आके गिर जाए तो लाइमन, और भाई दूसरे में आके गिर जाए तो बामर, है ना। अब आए कहाँ से, कहीं से भी आ जाए, है ना, लेकिन गिरे इनमें आके, तो ये चीज़ है आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आपका आता है बोर्स मॉडल, है ना। बोर्स का जो मॉडल है उसने क्या क्या बातें कही हैं, उसने कहा है, बोर मॉडल ने कहा है कि जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो घूम रहा है अपनी शेल में, है ना, तो इसके साथ जो सेंट्रीपिटल फोर्स जुड़ी हुई है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करा रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, के, जिसको मैं 1/4πε0 बोल देता हूँ। Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। और Q2 क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज है। किसी भी एटम पर कितना चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर उसके ZE होता है अपॉन r²। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये होती है, ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने दी है। ये पहली पोस्टुलेट है। दूसरी पोस्टुलेट क्या है, सिर्फ वो ही ऑर्बिटल्स में आपका इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। इसका मतलब क्या है, देखो, एक तो सिंपल मोमेंटम mv होता है, घूमने वाला मोमेंटम क्या होता है, mvr। तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h/2π का मल्टीपल हो। जैसे 1h/2π हो, या 2h/2π हो, या 3h/2π हो। ऐसी अगर कोई ऑर्बिट है जिनमें मोमेंटम इस वैल्यू में रहे, एंगुलर मोमेंटम, उसमें आपका जो है इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नजर आएगा। और ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन, ये याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन किस में घूमता है, अपनी शेल, कैसी शेल है वो, नॉन रेडिएटिंग, उसमें कोई भी क्या नहीं हो रहा है, कोई भी रेडिएशन नहीं निकल रहा है। तीसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली शेल से नीचे वाली शेल में आएगा, है ना, अभी पीछे बताया भी था, यहाँ पर जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो अपने अंदर से अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा होगा hν का, है ना। तो इस तरह की वेव अपने अंदर से रिलीज कर रहा होगा। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब हमारा चैप्टर आता है नेक्स्ट, न्यूक्लियाई, है ना। न्यूक्लियाई में हमें क्या समझना है, न्यूक्लियाई में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बातें हमें समझनी है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझना है न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। क्या होती है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर लगने वाली फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, है ना भाई। ये न्यूक्लियस के अंदर लगने वाली फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर की, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, चार्ज इंडिपेंडेंट है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, है कि नहीं। तो इनको हम कंबाइन क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन बोल देते हैं। तो जो फोर्स बनेगी प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में,
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सब एक जैसी हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है इसको लेके, शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर लग रही है ना, तो शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो इतनी बात फिलहाल आपको याद रखनी है, किसको लेके, न्यूक्लियर फोर्स को लेके। अब न्यूक्लियस का साइज कितना होता है बच्चों, न्यूक्लियस का साइज आपको याद रखना है। अगर कोई एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो साइज होता है वो किस रेंज का होता है, R इक्वल्स टू R नोट ए की पावर 1/3। ये फॉर्मूला है, याद रखना है, R इक्वल्स टू R नोट ए की पावर 1/3, है ना। ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। यहाँ पर R नोट कॉन्स्टेंट होता है, ये आपको क्वेश्चन में दे देते हैं, नहीं तो आपको जो है क्या बोलते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। वैसे आप इसको क्या बोलते हैं, याद कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 1.2 10⁻⁻15 मीटर होती है वैसे, अगर मैं बात करूँ तो, है ना। और ए यहाँ पर मास नंबर है। अब ये मास नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उनकी गिनती को ही हम क्या बोल देते हैं, मास नंबर बोल देते हैं। तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद न्यूक्लियस किसी भी चीज का हो, कोई से भी एलिमेंट का हो, है ना, उसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ इट्स मास नंबर। यानी कि इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट की जो डेंसिटी है ना, न्यूक्लियस की, वो सबकी सेम है। मास नंबर अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग होता है ना, तो सबके लिए ये सेम डेंसिटी है। देखो साइज सबके न्यूक्लियस का अलग अलग है ना, लेकिन जो मास नंबर है, जो डेंसिटी है, वो सबकी एलिमेंट्स की सेम है। सबके न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी, सबके न्यूक्लियस का साइज चेंज हो जाएगा इस फॉर्मूले से। ए यहाँ पर मास नंबर होता है, अलग अलग एलिमेंट्स का ये अलग अलग होता है, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की काउंटिंग होती है। समझ गए बात को। अच्छा, इसके बाद आपको समझना है कि फ्यूजन प्रोसेस क्या होती है और आपकी फिजन क्या होती है ना। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी हम ये सीख रहे हैं कि क्या क्या है चीज़ें। फ्यूजन में जब दो लाइट न्यूक्लियाई, जब छोटे एलिमेंट जो लाइट न्यूक्लियाई वाले हैं बना के एक बड़ा न्यूक्लियाई या बड़ा एक एटम बना लेते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हमने क्या बोल रखा है, फ्यूजन बोल रखा है। फ्यूजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियाई जो है दो हिस्सों में टूट जाता है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं हम, फिजन प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, कारण क्या है, कारण क्या है इसका, मास का डिफेक्ट है, मास का डिफेक्ट है। और ये इक्वेशन है E इक्वल्स टू डेल्टा mc², ये इसका कारण है, ये इसका कारण है ना। इसको समझ लो। फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लियाई जुड़ते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो ये जो मास है ना, दोनों का मिला के जो मास है, एक्चुअल मास, और जो आपका प्रोडक्ट आया उसका मास है, उनमें कुछ अंतर आ जाता है। मान लो अगर ये, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर ये 100 है और ये 99 आ गया, तो आधा मास कहीं गायब हो गया, एक मास कहीं गायब हो गया। तो इस एनर्जी की जो ये इक्वेशन है, इसे बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो यहाँ मास का जो डिफेक्ट है वो डेल्टा m है, इतना अंतर आया मास में, जैसे यहाँ 1 आया है ना, तो ये एग्जांपल के तौर पे बताया, तो एनर्जी इस फॉर्मूले से इतनी निकल जाएगी। तो वो जो मास का डिफेक्ट आया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ पे था, यहाँ जो भी मास रहा और जो यहाँ पर बन के आया, कुछ अंतर आ जाता है, मास का डिफेक्ट आने से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसे मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोलते हैं। ये बात आपको भाई याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पे लेके चलता हूँ। चैप्टर का नाम है अपना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। इसमें आपको क्या समझना है, इसमें आपको देखो प्रॉपर थ्योरी है। फिलहाल अभी मैं वो बातें बता रहा हूँ जो हमें सबसे पहले अभी के लिए क्विक रिवीजन के लिए जान लेनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किसने दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किसने दिया, किसने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, आइंस्टाइन ने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। और उसने क्या बताया, पार्टिकल नेचर बताया, पार्टिकल नेचर बताया, किसका, पार्टिकल नेचर बताया रेडिएशन का। लाइट का नेचर कैसा बताया इसने, पार्टिकल नेचर बताया। कौन है वे पार्टिकल, फोटोन। कौन है वे पार्टिकल, जो लाइट जो लेके आ रही है पार्टिकल, वो कौन से पार्टिकल लेके आती है, फोटोन लेके आती है। एक फोटोन इतनी एनर्जी कैरी करता है, एक फोटोन इतनी एनर्जी कैरी करता है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अच्छा, और क्या याद रखना है, उसने कहा अगर कोई मेटल का सरफेस है और इस पे फोटोन आके पड़ते हैं,
तो कितनी एनर्जी लेके आ रहे हैं, एच न्यू। यहाँ से जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर आने के लिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, मेटल के सरफेस के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनको बाहर आने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी का नाम वर्क फंक्शन होता है। उस एनर्जी का नाम क्या होता है, वर्क फंक्शन उसका जो है नाम होता है। तो एच न्यू आके पड़ी, वर्क फंक्शन खर्चे में आ गई, बची हुई आपकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो बाहर लेकर निकल गया। ये आपकी इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन की इक्वेशन ये होती है ना, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। और इससे इसने पार्टिकल नेचर को बताया है कि रेडिएशन का नेचर पार्टिकल नेचर होता है। अच्छा, इसके बाद अगर डी ब्रोगली क्या करें, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है। अब देखो ऐसा है, डी ब्रोगली ने कहा कि कोई भी मैटर है, मैटर मतलब कोई भी चीज़ है जो जगह घेरती है, जिसका अपना मास है, वो वेव की फॉर्म में चलती है, चाहे कोई भी चीज़ हो। और उसके साथ जो वेव जुड़ी हुई है वो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी जुड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, है ना। एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है 6.6 10⁻⁻34 इसकी वैल्यू होती है। पी यहाँ मोमेंटम है, किसका, उस पार्टिकल का। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी भी होता है। अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉन है अगर, और उसको आपने सामने वोल्टेज लगा रखी है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके साथ जो वेव जुड़ी हुई है ना, आप बोलोगे कितनी है, डी ब्रोगली ने बताई है एच अपॉन पी। लेकिन इसको अगर और सोल्व करा जाए इलेक्ट्रॉन के केस के लिए, या किसी चार्ज को आपने सामने वोल्टेज लगा के ऐसे एक्सेलरेट कराया है, तो उसके लिए लैम्डा इक्वल्स टू, याद कर लो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एच अपॉन 2m/qv। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, एम यहाँ मास ऑफ द पार्टिकल है, क्यू यहाँ चार्ज है, वी यहाँ पर सामने लगाया हुआ पोटेंशियल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, ये क्या है, वेवलेंथ है ये किसकी, जब किसी इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई है। चलो ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे होंगे कौन से चैप्टर की, लास्ट वाला चैप्टर आ गया है सेमीकंडक्टर, है ना भाई। इसमें कोई खास फॉर्मूला मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल, बस मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं फॉर्मूलोज का और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट का, है ना। अब ज़्यादा डिटेल में जाने का समय नहीं है, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको चीज़ें। सेमीकंडक्टर आपको याद रखना है, दो तरह के हैं, एक एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है। एन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं एन वाले में, है ना। और पी वाले में होल्स ज़्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। अच्छा, एन टाइप कैसे बनता है, एन टाइप प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर किसका बना हुआ होता है, जर्मेनियम का। किसका बना हुआ होता है, जर्मेनियम। उसमें क्या मिला दिया जाए, कोई पेंटावेलेंट एटम मिला दिया जाए। पेंटावेलेंट कौन, जैसे पेंटावेलेंट फॉस्फोरस मिला दिया, तो आपको किस तरह का सेमीकंडक्टर मिल जाता है, एन टाइप। पी टाइप क्या होता है, पी टाइप होल्स की मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। बनता कैसे है, फिर से प्योर सेमीकंडक्टर किसका बना हुआ है, जर्मेनियम का। और इसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिला दो, ट्राईवेलेंट मतलब लाइक एल्यूमिनियम जैसा एटम मिला दो, तो वो आपका ये हो जाता है। इसके बाद आपका क्या आता है बच्चों, डायोड क्या होता है, डायोड। तो अगर आपने पी टाइप और एन टाइप को आपस में कंबाइन कर दिया तो इसको डायोड बोलते हैं, है ना। और जंक्शन डायोड, और यहाँ बीच में ना, यहाँ माइनस डेवलप हो जाता है, P4 पॉजिटिव में निगेटिव डेवलप हो जाता है, और यहाँ पॉजिटिव, इसको डायोड बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। समझ गए बात को। इसके बाद अगर आप इसमें पी टाइप और यहाँ क्या है, एन टाइप, इसमें क्या कर दें, बाहर से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बाहर से बैटरी लगा दें। देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस बन जाता है, फॉरवर्ड बायस बन जाता है। और ये अलाउ करता है करंट को फ्लो करने के लिए, अलाउ करंट टू फ्लो, है ना। यानी कि अच्छा है ये हमारे लिए। अच्छा, रिवर्स में क्या होगा, पी टाइप है और यहाँ एन टाइप है। अगर आप पॉजिटिव को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दें और निगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द, उल्टा लगा दें मतलब, है ना, तो रिवर्स बायस बन जाता है ना। ये आपका अलाउ नहीं करता, अलाउ नहीं करता, डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, ये करंट को फ्लो होने नहीं देता, है ना। माइनॉरिटी वालों को फ्लो करने देता है और मेजॉरिटी वालों को नहीं करने देता। माइनॉरिटी मेजॉरिटी हम समझ रहे हैं ना, मेजॉरिटी वाला जो करंट है उसको तो ये अलाउ करेगा, मेजॉरिटी वाले करंट को हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं और माइनॉरिटी वाले करंट को हम
ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, है ना। फिर इतना भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस ये बात याद रख लो, है ना। अच्छा, इसके बाद आपका रेक्टिफायर का क्या काम है। रेक्टिफायर का क्या काम है। रेक्टिफायर आपका क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना। कौन, रेक्टिफायर, एसी इंटू डीसी। प्रिंसिपल इसका क्या है कि फॉरवर्ड बायस, वही वाली बात, फॉरवर्ड बायस क्या करता है, अलाउ करंट टू फ्लो, है ना, अलाउ करंट टू फ्लो, है ना। और रिवर्स बायस डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अच्छा, इसका डायग्राम सिखा देता हूं एक बार, वो देख लीजिए। ट्रांसफॉर्मर बना देना है, प्राइमरी कोइल, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी कोइल। इसमें आपने एक डायोड लगा दिया, ये डायोड का साइन होता है, जैसे पी टाइप और एन टाइप है ना, इसको आप ऐसे बना दिया करो। ये डायोड है, ये डायोड है, 2 डायोड लगा दिए ऐसे, और यहाँ बीच में आपने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ से आपने इनपुट सप्लाई दी है एसी वाली, एसी सप्लाई दी है, इधर आपको ये डीसी बना के दे देगा ऐसे, है ना, डीसी बना के दे देगा। ये आपका रेक्टिफायर का डायग्राम है। आई होप भाई आपको सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर एक पूरा ओवरव्यू पूरी फिजिक्स का दे दिया है, जितना यहाँ पर पॉसिबल हो रहा था मैंने सब आपको बता दिया है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।